Now these are the real questions, very important, and this is very important for your mains as well. Section 3, 4 and 6. These sections are important for your mains as well. प्रीलिम्स के तो है ही है, लेकिन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. पढ़ लेते हैं इसको क्या है. सेक्शन 3 क्या कहता है? पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन. एडमोनिशन समझते हैं? हिंदी में है किसी के पास? एडमोनिशन का मतलब होता है उसकी भर्त्सना करके, कि किसी को उसको हम मतलब इम्प्रिजनमेंट नहीं दे रहे, उसको हम जेल में नहीं भेज रहे, उसकी भर्त्सना करके छोड़ रहे हैं. एडमोनिशन, चेतावनी, भर्त्सना. पढ़िए क्या है. When any person is found guilty of having committed an offense, and please mind it, Probation Offenders Act comes into play only when any person is found guilty. In case of acquittal, there is no question of this act. क्योंकि सजा में बात चल रही है यहाँ पर. देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, ये दिस एक्ट इज फॉलोइंग द रिफॉर्मेशन थ्योरी, कि इंसान को जिसने किसी ने अपराध किया है और जिसमें साबित हो गया, उसको एक बार सुधरने का मौका मिलना चाहिए, कि वेदर इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी, कहीं ऐसा ना हो कि उसको पनिशमेंट दे दिया जाए और जो पर्पज ऑफ पनिशमेंट जो है वो उससे और अलग चला जाए मामला. मान लीजिए 1-2 साल के लिए किसी को जेल भेज दिया, तो पर्पज वाज कि ही विल रिफॉर्म हिमसेल्फ, ही विल फील गिल्टी. और उसके अंदर थोड़ा सा जागेगा कि मैंने गलत किया, मैं जेल भेजा गया. लेकिन इट मे ऑल्सो हैपन दैट व्हेन ही इज इन द कंपनी ऑफ सम हार्डन्ड क्रिमिनल्स, ऐसे घोर अपराधियों की संगति में आएगा, तो हो सकता है 2-4 बातें और गलत सीख कर आए वहां से वो, तो ही विल बी मोर डेंजरस टू सोसाइटी, है कि नहीं. तो एक बिगर पिक्चर को, रिफॉर्मेशन थ्योरी को फॉलो करते हुए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया है, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को. तो इसका वेदर द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एप्लीकेबल और नॉट, ये क्वेश्चन कब आएगा? व्हेन द पर्सन इज फाउंड गिल्टी आफ्टर ट्रायल, है कि नहीं है. तो ध्यान रखना है इसको. तो पहला फ्रेज क्या है? व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस. यहां तक तो समझ में आ गई बात. अब इससे आगे को आपको दीज आर द स्पेसिफिक ऑफेंसेस, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, इन्हीं सेक्शन को याद रखना पड़ेगा, जनरलाइज मत करना इसको. अंडर सेक्शन 379 यानी कि थेफ्ट, सेक्शन 380, 381 थेफ्ट फ्रॉम द हाउस एंड थेफ्ट बाय सर्वेंट और क्लर्क. सही है. तो ये तीनों सेक्शंस, दी 3 सेक्शंस आर रिलेटेड टू थेफ्ट. 379, 380, 381 और सेक्शन 404 और सेक्शन 420 ऑफ द आईपीसी. तो ये 5 सेक्शंस हैं. इनको प्लीज आप लोग P फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए, ऐसे के ऐसे याद करेंगे आप, कि विच सेक्शंस, विच ऑफेंसेस आर मेंशन्ड इन सेक्शन 3 ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. 379, 380, 381, 404, 420 कर लेंगे आप लोग. तो ये तो स्पेसिफिक ऑफेंसेस हो गए. अब आई जनरल बात. एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years. फॉर नॉट मोर देन 2 years. कितने साल? जो कि 2 साल से अधिक ना हो. विद फाइन और विद बोथ अंडर द आईपीसी और एनी अदर लॉ. इस बात को ध्यान रखना. शब्द क्या है देखना. सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सेक्शन 4 की झलकी दिखाता हूं पहले आपको मैं. सेक्शन 4 की हेडिंग समझ लीजिए क्या है. पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट. हेयर ऑफेंडर, सेक्शन 4 में ऑफेंडर इज बीइंग रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट. अच्छे आचरण के प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है वो. अगर उसका दिए गए टाइम में आचरण अच्छा नहीं रहा तो उसको दोबारा जेल में बुला लिया जाएगा. तो सेक्शन 4 की जो कंडीशंस हैं, एप्लीकेबिलिटी है, वो दूसरी है. वहां पर क्या है? व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. समझे? तो सेक्शन 4 कब एप्लीकेबल होगा? जब इन 2 ऑफेंसेस से कोई अन्य ऑफेंस होगा, डेथ से पेनल्टी ना हो और लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना हो. तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. इनकी हेडिंग का ध्यान रखना. वहां पे हेडिंग क्या है? सेक्शन 3 की हेडिंग है
रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन, चेतावनी देकर के, भर्त्सना करके छोड़ना। तो जब एडमोनिशन पे छोड़ रहे हैं तब कौन कौन से ऑफेंसेस हो सकते हैं, बस वो स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं, प्लीज मेंशन इट। सेक्शन 4 में जनरल बात की गई है, सेक्शन 3 में एक फिक्स कैटेगरी आ गई है। 379, 380, 381, 404, 420, ये 5 ऑफेंस हो गए। एंड एक जनरल कर दिया कि व्हेन पनिशमेंट इज नॉट मोर देन 2 years, नॉट मोर देन 2 years और विद फाइन और बोथ, वेदर इट इज अंडर द आईपीसी और एनी अदर लॉ। तो ये जो ऑफेंसेस हैं, यहां से यू विल सी दी क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स। आ रही है नहीं आ रही बात को? तो प्लीज माइंड इट इसको। इनमें से तो अगर भूलोगे तो आपको क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। सेक्शन 3 और 4 से कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। सेक्शन 3 का एक स्पेसिफिक पर्पस है रिलीज आफ्टर एडमोनिशन। सेक्शन 4 में क्या है? रिलीज ऑन प्रोबेशन फॉर गुड कंडक्ट। समझे नहीं? प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ना। तो ये आप अब कर लेंगे, अगर समझ में आ गया तो प्लीज रेज हैंड। बढ़े आगे? तो ये सब पे प्रीलिम्स लगा लिया कि फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफेंस शुड नॉट बी पनिशेबल मोर देन 2 years विद और विदाउट फाइन। गॉट इट? और जो मेंशन्ड ऑफेंसेस हैं कौन से? 379, 380, 381, 404, 420। कर लेंगे आप? ये बात समझ में आ गई? एंड दीज ऑफेंसेस कौन से? जो नॉट मोर देन 2 years से पनिशेबल है, दैट में बी अंडर द आईपीसी और एनी अदर लॉ। ये ऐसा नहीं कि आईपीसी में ही हो, केवल आईपीसी के तो ऑफेंसेस ये आ गए, पहले वाले स्पेसिफिक हो गए। 379, 380, 381, 404 एंड 420, दीज आर द स्पेसिफिक ऑफेंसेस अंडर आईपीसी। लेकिन ये जनरल बात हो गई, नॉट मोर देन 2 years पनिशमेंट, इट मे बी इन एनी लॉ, इट मे बी अंडर आईपीसी, इट मे बी एनी अदर लॉ। कर लेंगे आप? अब पढ़ते हैं आगे। देखिए अगर ऐसा होगा तब क्या होगा। तो एक तो पनिशमेंट वाली कैटेगरी आ गई, या तो ये ऑफेंस कौन सा होगा? पहली बात क्या है? द पर्सन हैज बीन फाउंड गिल्टी, नंबर 1, गिल्टी ऑफ दीज ऑफेंसेस, इनमें से गिवन ऑफेंसेस। एंड नंबर 3, ही इज द फर्स्ट ऑफेंडर, प्रीवियस कन्विक्शन कोई नहीं है, एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो 3 बातें आ गई, है ना? एंड द कोड बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ द ओपिनियन हैविंग रिगार्ड टू, प्लीज देखिए ये की वर्ड्स हैं, इनको आप प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मेंस में आएगा। मेंस में आपको चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी फिर आपको। कौन सी बातें? एंड द कोड बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ द ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, प्लीज हाईलाइट दिस, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, इट इज एक्सपीडिएंट सो टू डू। तो नाउ जो कोर्ट की ओपिनियन बनेगी, जो कोर्ट विल फॉर्म द ओपिनियन। सी ये जो सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये इनके जो बेनिफिट्स हैं, ये ऐसे नहीं है कि मैंडेटरी मिलेंगे ही मिलेंगे। दीज आर द डिस्क्रेशनरी रिलीफ्स। समझ रहे भाई? दीज आर द डिस्क्रेशनरी रिलीफ्स, क्योंकि कोर्ट विल हैव टू फॉर्म इट्स ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। किन हालात में वो घटना घटी हो, ये बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ द ऑफेंस, किस प्रकार का ऑफेंस था वो, एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, जो ये ऑफेंडर है, अपराधी है, उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, इन सबको टोटलिटी में देखकर, समझकर उस पर एक कोर्ट अपनी ओपिनियन बनाएगी, एंड दैट गिव्स द डिस्क्रेशन टू द कोर्ट। इट इज नॉट एज इफ सी कि इन एवरी केस, ये जो लाइन है इसमें कि सेक्शन 3 में द ऑफेंडर कैन बी रिलीज आफ्टर एडमोनिशन इफ द व्हाट, इफ द पनिशमेंट इज नॉट मोर देन 2 years। अब ये नहीं हो सकता कि हर ऑफेंस में वो छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही। पनिशमेंट एक क्राइटेरिया है, पनिशमेंट इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज, कि इससे, ये तो बॉर्डर लाइन हो गया कि इससे अगर ऊपर पनिशमेंट होगा तब तो एडमोनिशन करके छोड़ा ही नहीं जा सकता। विद इन दीज बाउंड्रीज, मीनिंग पनिशमेंट 2 years और लेस,
मैक्सिमम पनिशमेंट 2 years होगा, देन कोर्ट विल थिंक फॉर इट एंड देन कोर्ट विल थिंक ऑफ दीज 3 पोजिशंस, circumstances of the case, nature of the offense and the character of the offender. ये 3 बातें आ गई. इन तीनों बातों को समझकर, उनको एक होलिस्टिक अप्रोच बनाकर, देन कोर्ट विल फॉर्म इट्स ओपिनियन. आई बात समझ नहीं आई आपको? ये समझे? और नो, अगर इन तीनों को सोच करके, जैसे मान लीजिए चोरी का ऑफेंस है ना, देखिए क्यों यहां पर, ये इसको समझिए. 379 का पनिशमेंट है अप टू 3 years, 380, 381 का अप टू 7 years, 10 years ऐसे तक पनिशमेंट है. काफी ज्यादा पनिशमेंट बढ़ जाता है इसमें. 420 का पनिशमेंट अप टू 7 years तक चला जाता है. समझ रहे बात? अब ये, लेकिन ये जनरल क्लॉज यहां पर आ गई, मोर देन 2 years आ गई. तो ये तो स्पेसिफिक है, यहां पर हम लोग पनिशमेंट नहीं देख रहे हैं. समझ रहे हैं आप? 379, 380 का पनिशमेंट ज्यादा है, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया यहां पर. अभी ये इनको छोड़ करके बाकी में हम क्या देखेंगे, पनिशमेंट कितना है, मैक्सिमम 2 years का होना चाहिए. अब मान लीजिए चोरी का ही है, किसी व्यक्ति ने चोरी करी, 379 की बात करते हैं. एक ऑफेंस है, एक उस पर एक व्यक्ति पर अपराध, एक एलिगेशन लग गया कि उसने चोरी की. ही स्टोल मेडिसिन फ्रॉम द मेडिकल शॉप and he was running away and he was caught red-handed. He is found guilty also. लेकिन now ये देखा जाएगा, yes, he comes into the category of 379, no doubt. Now again it will be seen कि what were the circumstances of the case, what is the nature of the offense, what is the character of the offender. The court came to know that he is a student. He is a student and he is preparing for the UPSC. He is preparing for the civil services और जुडिशियल सर्विसेज. तो कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर क्या होगा कि एक लीनियंसी ली जा सकती है. दूसरा क्या होगा, नेचर ऑफ द ऑफेंस है, एक पैटी उसने ऑफेंस किया है, दवाई चुराने की कोशिश की है. एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस क्या है कि नोटबंदी का टाइम था ऐसे मान लीजिए, एंड ही वाज नॉट हैविंग मनी एंड देयर वाज वेरी अर्जेंसी ऑफ द मेडिसिन. समझ रहे हैं? Although motive is not relevant in the criminal law, offense is offense, but at the time of considering his punishment it may become relevant. Circumstances of the case क्या थे, तो मोटिव वहां पर रेलिवेंट हो सकता है कि किस मोटिव से इसने चुराई, जो दवाइयां चुराई हैं वो किस मोटिव से चुराई इस व्यक्ति ने. समझे? तो उस समय ऐसा लगेगा कि नहीं, इस व्यक्ति को चेतावनी देकर के, भर्त्सना करके छोड़ा जा सकता है. तो इसमें अगर हम ये सब ऐसे प्रोविजन नहीं बनाएंगे, उस व्यक्ति को अगर 3 साल के लिए, 2 साल तक के जेल में भेज देंगे, तो कॉन्सिक्वेंस वुड बी वेरी वेरी डेंजरस, है कि नहीं है? क्योंकि हम लोग देखो, वी आर ह्यूमन बीइंग, मानव है, इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है. कहते हैं इंसान गलती का पुतला है. तो हर गलती की सजा एक फिक्स नहीं होनी चाहिए इस तरीके से कि बिल्कुल इंसानियत ही खत्म हो जाए. तो यहां पर यह सब चीज देखी जाएगी. इसका उल्टा समझ लीजिए, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने चोरी की है ना, लेकिन वो मेडिसिन कौन सी थी, वो थी ऐसी दवा जिससे नशा होता है. समझिए, मैं उसी फैक्ट में कह रहा हूं. कौन सी मेडिसिन चुराई जिससे नशा होता हो? बहुत सी ऐसी दवाइयां आती है जिससे पी करके आदमी को नशा होता है कि नहीं है? दूसरी वो से क्या कहते हैं, जो दर्द पे लगाते हैं उसको, आयोडेक्स से चुराई उसने. कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर क्या है? ही इज अ ड्रग एडिक्ट. बार बार ड्रग एडिक्शन में उसको भेजना पड़ता है, रिफॉर्मेशन में भेजना पड़ता है. समझे? और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस भी ऐसे नहीं कि वो कुछ दिखता नहीं है कोई लीनियंसी वाला. देन डिस्पाइट द फैक्ट कि 379 मेंशन्ड है, ये जरूरी नहीं है कि उसको फिर एडमोनिशन पर छोड़ा जाए. आप समझ रहे हैं बात? तो ये जो 3 फ्रेजेस हैं, दीज 3 फ्रेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब तो नहीं भूलेंगे इन फ्रेजेस को. देखो मैं क्यों दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं सारी आपको जानने के लिए. तो नो प्रीवियस कन्विक्शन, तो पहली बात क्या आई, ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 3, नंबर 1. ठीक है. नंबर 2 क्या गया, नो प्रीवियस कन्विक्शन. एंड फर्दर that the court forms an opinion on the basis of these 3 things. What? Circumstances of the case, nature of the offense, character of the offender. समझे आप? नहीं, आगे बढ़ते हैं. It is expedient so to do
then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4, release him after due admonition. भले ही किसी एक्ट में कुछ लिखा हो, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, means this will prevail, this law section 3 of probation of offenders act will prevail over anything. Then are you getting this point or not? ठीक है, then the court gets the power, अगर कोर्ट की ओपिनियन ऐसी है कि ऐसा करना समीचीन होगा, it is expedient to so, then the court may release him after due admonition instead of sentencing him to any punishment. किसी punishment की जगह उसको की जगह इंस्टेड ऑफ दैट एडमोनिशन पर छोड़ सकती है, या रिलीजिंग ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। देखो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में क्या है, उसमें एक शर्त जुड़ी होती है, अभी सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 4 में एक स्पेसिफाइड पीरियड तक आपका कंडक्ट देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको सजा सुनाई जाती है 2 साल की, लेकिन आपको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ा जा रहा है, वी विल सी योर कंडक्ट फॉर 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स में आपने इन कंडीशन को वॉयलेट किया, जैसे फिल्म आई थी सिंघम, उसमें जो विलेन था उसे कहा गया था कि तू उस थाने में जाएगा, रिपोर्ट करेगा, ठीक है, इट इज वन ऑफ द कंडीशन कि तू डेली दिखाता रहेगा उनको। अगर कंडक्ट आपकी सही रही देन यू विल बी रिलीज फाइनली, लेकिन इफ यू वॉयलेट द कंडीशंस और आपकी कंडक्ट सही नहीं है देन यू मे बी सेंड टू जेल, यू मे बी सेंड टू इम्प्रिजनमेंट। तो वो तो होता है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। यहां पर क्या है, ड्यू एडमोनिशन छोड़ रहे, बात खत्म हुई, योर पनिशमेंट एंड्स हियर इटसेल्फ, यू आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी गुड कंडक्ट, यू आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। तो दिस इज द डिफरेंस इन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। आप समझ रहे हो ना बात, क्या कहना चाह रहा हूं। तो कोर्ट अगर बाकी सारी कंडीशंस पूरी होती हैं सेक्शन 3 की, तो देन कोर्ट कैन रिलीज द ऑफेंडर आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। कोर्ट को जरूरत नहीं है कि उसको पनिशमेंट के लिए भेजे, कोर्ट को यह जरूरत नहीं है कि वो उसको पहले उसको प्रोबेशन पे छोड़े उसको। वो सही है, बोलिए अगर ये वहां तक समझ में आ गई बात तो रेज हैंड। नेक्स्ट प्लीज कम टू एक्सप्लेनेशन। For the purpose of this section, previous conviction against a person shall include any previous order made against him under this section or section 4। देखिए सेक्शन 3 में कौन सा ऑर्डर हो रहा है, रिलीजिंग आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। सेक्शन 4 में कौन सा ऑर्डर है, रिलीजिंग ऑन प्रोबेशन। लेकिन रिलीजिंग अगर प्रोबेशन पे भी छोड़ रहे हैं, है ना, देखिए ये क्या मतलब है इस बात का, समझिए बात को। सेक्शन 3 में क्या खास बात थी, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट वाज नो प्रीवियस कन्विक्शन। नाउ सपोज करो यू कमिटेड ए थेफ्ट, you were found guilty but you were released under section 3 after due admonition। आपको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, आपको लगा यार बढ़िया है यार, मैंने तो कोई रिस्क ही नहीं है, जज साहब तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो चेतावनी देकर छोड़ दिया, भर्त्सना करके छोड़ दिया, एडमोनिशन करके छोड़ दिया गया। यू अगेन कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, अगेन यू आर फाउंड गिल्टी। Now the question is whether you should be given the benefit of section 3 or not। Now you said कि there is no previous conviction for me, मुझे जेल भेजा ही नहीं गया। अरे भाई जेल नहीं भेजा गया कोई बात नहीं, लेकिन you were found guilty and you were released out under section 3। It is equivalent to conviction, previous conviction। भले ही conviction के जो consequences वो follow नहीं हो रहे हैं, but you were for the purpose of this act that order section 3 will amount to previous conviction। समझ में आई बात नहीं, इसको ऐसे समझ लीजिए, previous order made under against him under section 3 हो या 4 हो, it will amount to previous conviction। तो यहां से आपको मेंस में, इस पॉइंट से मेंस में यू कैन सी द क्वेश्चंस, यू कैन सी एनी प्रॉब्लम हियर कि accused was released on due admonition and then he commits an offense, so whether he can avail the benefit of section 3 or not, whether he can avail the benefit of section 4 or not। तो this explanation is very important for you। कर लेंगे, बढ़े आगे। एक उदाहरण देख लीजिए,
A youth of 20 years was found guilty of an offense punishable under 380 IPC. कितनी उम्र इस व्यक्ति की? 20 साल है, ठीक है. नो प्रीवियस कन्विक्शन वाज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम. शर्त पूरी हो गई. इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द ऑफेंस कमिटेड बाय द एक्यूज वाज नॉट आउट ऑफ डेलिबरेट प्रिपरेशन और डिजाइन, कि उसने कोई जानबूझ करके डेलिबरेट पहले से तैयारी कर रखी हो, उस तरीके से नहीं था. बट इट वॉज ए फिट केस फॉर एप्लीकेशन फॉर सेक्शन 3. घर पे गया कोई बच्चा किसी के, 20-21 साल 22 साल का है, अचानक उसको लगा कुछ दिखाई देगी ऐसी बढ़िया सी चीज, अचानक मन में लालच आ गया. अदरवाइज ही सोबर है कि नहीं है. गया, बड़ा प्रेशर है पीछे किसी का, किसी को गिफ्ट देना है ना. किसी के घर में गए हुए थे, अचानक कुछ चीज लगी, देखा यार कोई पता नहीं चलेगा, रख लेता हूं जेब में. ही इज वेरी, अदरवाइज ही इज वेरी नाइस गाय. एक बहुत बड़ा इमोशनल प्रेशर है पीछे से कि बस अगर कुछ गिफ्ट नहीं मिला, आईफोन नहीं मिला तो ब्रेकअप है. अब इतना बड़ा प्रेशर कैरी कर रहा है बच्चा, कहीं गया और कर डाला. तो कई बार ऐसा होता है कि डेलिबरेट प्रिपरेशन जरूरत नहीं है, तो कई बार ऐसी चीजें हो सकती हैं. नेक्स्ट,